क्या गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे रही है? ये सवाल एक बार फिर से जिंदा हुआ एक ऐसे मुद्दे के चलते जो इस वक्त लीगल, पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप हर जगह छाया हुआ है। यस, यू गेस्ड इट राइट, द डिबेट ओवर वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया है और इस बार लॉ कमीशन ने अपने सबमिशन से पूरी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। आप सभी को याद दिला दूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल एंड यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल इस समय एग्जामिन किया जा रहा है। और तो और इस मामले में कमेटी के सामने अब तक कई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपेयर हो चुके हैं और अपना इनपुट दे चुके हैं, जैसे कि संजीव खन्ना, DY चंद्रचूड़, UU ललित, JS केहर। इंटरेस्टिंगली आगे भी और भी कई जजेस और एडवोकेट्स लाइन में हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने व्यूज दे, लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने एक धमाका मचा दिया। लॉ कमीशन ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कह दिया है कि प्रपोज प्रोविजंस करेक्ट एंड सूटेबल विदाउट एनी फेयर ऑफ एम्बिगुइटी है। उनका ऐसा कहना एक स्ट्रॉन्ग लीगल इंडोर्समेंट था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि साइमल्टेनियस पोल्स का आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के टेस्ट पर टिक नहीं पाएगा। कमीशन ने क्लैरिटी से बोला है कि इन अमेंडमेंट से द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता और इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं है। इस पूरे मैटर से जुड़े लोगों ने बताया कि लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग जो पावर्स इलेक्शन कमीशन को साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए दी जा रही है वो उसके एग्जिस्टिंग पावर्स का नेचुरल एक्सटेंशन ही है, यानी कि ये कोई नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट नहीं है। कमीशन के वर्ड्स में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्सेसिव डेलीगेशन टू द ECI। देखा जाए तो लॉ कमीशन का ये स्टेटमेंट काफी क्रूशियल है क्योंकि ऑपोजिशन और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लगातार ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन फ्रेमवर्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस दे सकता है जो फेडरल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। वन पर्सन फेमिलियर विद दिस सबमिशन said the law commission is of the view that the proposed amendment to the constitution does not in any manner disturb the basic structure of the constitution. The proposed amendment does not fall within the proviso to article 368(2) of the constitution and does not require state ratification. Experts मानते हैं कि ये पॉइंट पॉलिटिकल टेंशन को डायरेक्टली हिट करता है क्योंकि स्टेट्स का कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन एक फेडरल रिफॉर्म है जिसका रेटिफिकेशन स्टेट्स को करना होगा। लेकिन लॉ कमीशन के इस व्यू ने पार्लियामेंट के लिए एक स्मूथर लेजिस्लेटिव रूट खोल दिया है। कमीशन का कहना था कि द बिल कैन अकॉर्डिंगली बी इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट देयर बीइंग एनी नेसेसिटी ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन। इसके साथ ही कमीशन ने ये एश्योरेंस भी दिया कि प्रोविजंस को इनेक्ट किया जा सकता है विदाउट एनी क्वेश्चन ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ये स्टेटमेंट एक तरह का प्री अप्रूवल लगता है, जैसा लॉ कमीशन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी टेस्ट को पास कर लेगा। पर स्टोरी यही खत्म नहीं होती। इस बिल पर इंडस्ट्री के टॉप लीगल, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स हिस्सा ले रहे हैं। दिसंबर 4 से लेकर 17 के बीच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC के सामने एक हाई प्रोफाइल लाइनअप अपेयर होने वाला है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, IMF की फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, सीनियर एडवोकेट एंड MP कपिल सिब्बल एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लाइनअप ही दिखाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फेडरल डायमेंशन तक स्प्रेड होती है। इस पूरी एक्सरसाइज का बैकड्रॉप इंटरेस्टिंग है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल, फॉर्मली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 का ऑब्जेक्टिव है कि लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के पोल्स एक साथ एक सिंक्रोनाइज साइकिल में कंडक्ट हो। काफी सालों से थिंक टैंक्स और पास्ट गवर्नमेंट्स इस आइडिया पर चर्चा करते आए हैं, पर करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक कॉन्क्रीट लेजिस्लेटिव शेप दिया। गवर्नमेंट का लॉजिक क्लियर है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से गवर्नेंस स्लो डाउन होता है, कॉस्ट बढ़ता है, कोड ऑफ कंडक्ट रिपीट होता है और पॉलिसी डिसीजंस डिरेल होते रहते हैं। अगर इलेक्शंस एक साइकिल में हो जाएं तो कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और गवर्नेंस एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इंडिया जैसे ह्यूज फेडरल डेमोक्रेसी में स्टेट्स के टर्म्स अलाइन करना फेडरल ऑटोनॉमी को श्रिंक करेगा। JPC, जिसके चेयरमैन BJP MP PP चौधरी हैं, ने अपनी फर्स्ट मीटिंग 8 जनवरी 2025 को की थी। पैनल का टेन्योर लोकसभा ने विंटर सेशन के एंड तक एक्सटेंड कर दिया है और एक एक्सटेंशन ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा है कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसल्टेशंस। कुछ एक्सपर्ट्स, जैसे कि हमने कहा, अपने ओपिनियन पहले ही दे चुके हैं। अब बात करते हैं उन पर्सनालिटीज की जो कमेटी के सामने अपना इनपुट देने वाले हैं। पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस BR गवई, जो 17 दिसंबर को पैनल के सामने अपेयर होंगी। उनकी इनसाइट्स क्रूशियल होंगी। जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स, फेडरल रिलेशंस और पॉसिबल लिटिगेशंस का एंगल उनकी डिपोजिशन से सबसे बड़ा हाईलाइट होगा। दूसरी पर्सनालिटी है IMF की फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, जो 3 दिसंबर को कमेटी को ब्रीफ करेंगी। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियस पोल्स के मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट,
फिस्कल सेविंग्स, वॉलेटिलिटी रिडक्शन और इंटरनेशनल पैरेलल्स उनके सेशन का कोर होगा। थर्ड ऑन द लिस्ट इज सीनियर एडवोकेट एंड एमपी कपिल सिब्बल, जो 10 दिसंबर को अपेयर होंगे। कपिल सिब्बल वन नेशन वन इलेक्शन के सबसे वोकल क्रिटिक रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो लीगल पॉलिटिकल रिस्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स पॉइंट आउट करेंगे। वो इस बात को एम्फसाइज कर सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर के एसेंस को डाइल्यूट करना एक इरिवर्सिबल प्रेसिडेंट हो सकता है। इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी डिपोज करेंगे। उनका फोकस होगा प्रैक्टिकल रियलिटीज जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का मैसिव डिप्लॉयमेंट, ईवीएम्स और वीवीपीएटीज का ह्यूज रिक्वायरमेंट, पोलिंग पर्सनल का ट्रेनिंग इकोसिस्टम और स्टेट के टर्म्स को सिंक्रोनाइज करने का मैकेनिज्म। उनका कॉस्ट एस्टिमेट और लॉजिस्टिकल ब्लूप्रिंट कमेटी के लिए डिसाइसिव हो सकता है। इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल यानी कि पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स भी डिपोजिशन दे चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट जय साईं दीपक और लॉ कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस प्रोसेस का पार्ट रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि इन कंसल्टेशंस के दौरान कुछ मेजर क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल चैलेंजेस। एक्सपर्ट्स बार-बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का रेफरेंस दे रहे हैं। आर्टिकल 14 के कंसर्न्स, स्पेशली इलेक्टोरल फेयरनेस और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन दोनों को ही काफी हाईलाइट किया गया है। सबसे स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन जस्टिस संजीव खन्ना का था, जिसमें उन्होंने बोला कि साइमल्टेनियस पोल्स फ्रेमवर्क इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल का पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है अगर इलेक्शन कमीशन किसी स्टेट की इलेक्शंस पोस्टपोन करने का अथॉरिटी यूज करे। सेकेंडली, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की भी कमी नहीं है। इंडिया के 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज में एक साथ पोलिंग करना मैमोथ टास्क होगा। ईवीएम्स और वीवीपीएटीज का प्रोक्योरमेंट ही 1000 करोड़ कॉस्टिंग हो सकता है। मिलियन ऑफ पोलिंग पर्सनल्स की ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट एक अनप्रेसिडेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होगी। इलेक्शन कमीशन अपने डिपोजिशन में मैन पावर, मशीनरी और प्रोटोकॉल्स का डिटेल मैपिंग कमेटी को प्रोवाइड करेगा। तीसरा एंगल इकोनॉमिक इम्पैक्ट का है। गीता गोपीनाथ एक्सपेक्टेड है कि ये हाईलाइट करेंगी कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से न सिर्फ फिस्कल बर्डन बढ़ता है बल्कि पॉलिसी पैरालिसिस इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। बजट साइकिल्स डिस्टॉर्ट होते हैं और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स भी वॉलेटाइल हो जाते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन से काफी क्लियर होता है कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस कुछ कंट्रीज में गवर्नेंस स्टेबलाइजेशन ले आए हैं, पर इंडिया जैसे वास्ट डेमोक्रेसी एक इंटायरली डिफरेंट स्केल पर ऑपरेट करता है। कमेटी का टाइमलाइन भी इंटेंस है। 17 दिसंबर तक कंसल्टेशंस चलेंगे और उसके बाद जेपीसी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करेगा। ये रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप सजेस्ट करेंगी। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत हैं, कमेटी को एक और एक्सटेंशन लेना पड़े तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन एक सिंगल स्ट्रोक में पॉसिबल नहीं लगता, इसीलिए फेस्ड और स्टेजड मॉडल भी प्रपोज हो सकता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इस पूरे लैंडस्केप में लॉ कमीशन की सबमिशन का क्या इम्पैक्ट होगा। बेसिकली कमीशन ने गवर्नमेंट को एक लीगल कंफर्ट जोन दे दिया है। अगर बिल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज के चांसेस तो रहेंगे, पर लॉ कमीशन का इनपुट पार्लियामेंट को एक सॉलिड डिफेंस देगा। जेपीसी की अपकमिंग मीटिंग्स में जो भी डिस्कस होगा वो फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का डायरेक्शन सेट करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन एक नेशनल एक्सपेरिमेंट बन सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का परफेक्ट इक्विलिब्रियम मिल जाए। आपको क्या लगता है? टेल योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।